ट्रेड लीडर्स हो या पॉलिसी मेकर्स, जब भी उनको अपनी बात कहनी होती है तो वो आवाज को चुनते हैं। टैक्स की सारी दुविधा को खत्म करने के लिए आवाज पर आज खुद रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने दरबार लगाया और टैक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब दिए। इसके अलावा हम जेटली के बजट पर भी बात करेंगे आज के आवाज एट 9 में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। इधर बजट के बाद बाजार के महारथी भी आवाज पर जुटे। ये वो चेहरे हैं जो बाजार की धड़कन को बड़े करीब से समझते हैं और निदेशक इनको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। दिग्गजों से करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ये जो 14% लगने के बाद टैक्स बर्डन 5% से बढ़कर 5.6% होगा, तो एडिशनल बर्डन मतलब जितना लग रहा है उतना नहीं होना चाहिए। बजट के बाद सीएनबीसी आवाज पर सुलझी टैक्स की उलझने। रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने टैक्स एक्सपर्ट के सवालों का दिया सीधा जवाब। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट में बदलाव से चिंतित पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। ब्लैक मनी पर एमनेस्टी स्कीम के भी खिलाफ आवाज से यशवंत सिन्हा की खास बातचीत देखिए बुलेटिन में आगे। सीएनबीसी आवाज को सबसे पहले मिला कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ब्रेकअप। साल 2016-17 से कॉर्पोरेट टैक्स में 1.5% की पहली कटौती लागू होगी। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। फिर बजट पेश करने के चंद दिनों के अंदर रेल मंत्री ने शुरू किया एक्शन। वर्धा से नागपुर की तीसरी लाइन की कंस्ट्रक्शन का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को देने का प्रोसेस शुरू। ये बजट टेस्ट मैच का बजट है, वनडे या T20 का बजट नहीं है। इस बजट में हाइप कम है, सब्सटेंस ज्यादा है। अगर आपने बोला गार 2 साल नहीं आएगा और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं आएगा, बहुत बड़ा मूव है। मेरे हिसाब से तो ये काफी कंस्ट्रक्टिव बजट था। बाजार के दिग्गजों ने बजट को दिया थम्स अप, कहा ग्रोथ को रफ्तार देगा जेटली का बजट। बैंक आईटी इंफ्रा शेयरों में दी पैसे लगाने की सलाह। रिकवरी की उम्मीदों को एक बार फिर लगा झटका। कोर सेक्टर की ग्रोथ 2.5% से लुढ़ककर 1.8% पर आई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 5 महीने के निचले स्तर पर। बजट के बाद बाजार है पूरे जोश में, लगाई तेजी की हैट्रिक। मिड कैप शेयर लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे। ये सब आप देख सकते हैं आवाज एट 9 में। आज मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। ऑटो बिक्री के भी मिले जुले आंकड़े। मारुति टाटा मोटर्स ने बेची ज्यादा गाड़ियां, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया निराश। बजाज ऑटो की कुल बिक्री 22% गिरी। हीरो मोटर से भी निराशा लगी हाथ। ओला कैब्स ने अपने कंपेटिटर टैक्सी फॉर श्योर पर किया कब्जा। 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा में हुआ सौदा। आम आदमी पार्टी में छिड़ा गृह युद्ध। आम आदमी पार्टी में 4 चिट्ठियों से खलबली। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर कार्रवाई मुमकिन। जम्मू कश्मीर में पीडीपी का दूसरा विवाद। मुफ्ती के विधायकों ने उठाए आतंकवादी अफजल गुरु के अवशेष कश्मीर लाने की मांग। जगमोहन डालमिया फिर बने बीसीसीआई अध्यक्ष। 11 साल बाद हुई वापसी। क्या है डालमिया की वापसी का मतलब, इस पर बात करेंगे जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन से। आईफोन 6 को टक्कर देने के लिए तैयार किया सैमसंग ने गैलेक्सी S6। बार्सिलोना से हमारे टेक गुरु आपको बताएंगे इस फोन में है कितना दम। शुरुआत करेंगे सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से। वित्त मंत्री ने बजट में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का जो ऐलान किया है वो 2015-16 में लागू नहीं होगा। सीएनबीसी आवाज को कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ब्रेकअप हाथ लगा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती किस तरह से लागू की जाएगी, क्या ब्रेकअप आया है आपके पास? देखिए, हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक कॉर्पोरेट टैक्स में जो 5% की कटौती की है, 30% से घटा के 25% की गई है, वो 2016-17 से लागू होगी और पहले साल में यानी 2016-17 में ये 1.5% की कटौती की जाएगी। उसके बाद उसके अगले साल यानी 2017-18 में भी 1.5% की कटौती की जाएगी। उसके बाद जो तीसरा साल होगा 2018-19 वहां पे 2% की कटौती की जाएगी। यानी पहले 2 साल में 3% और आखिरी साल में 2%, इस तरह से 5% की कटौती की जाएगी। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर
कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। तो यहाँ पे जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से राजस्व का नुकसान नहीं होगा। 4.7 लाख करोड़ रुपए की जो आमदनी होती थी वो होती रहेगी, क्योंकि सरकार एग्जम्पशन यानी कॉर्पोरेट टैक्स से जिन जिन सेक्टर को छूट दे रखी थी उस छूट को धीरे धीरे वापस लेना शुरू कर देगी, और छूट भी किस्तों में वापस ली जाएगी और 2016-17 से छूट वापस ली जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी, और लक्ष्मण, इसके अलावा क्रेडिट और डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने पर भी सरकार का जोर है। वित्त सचिव राजीव महर्षि ने कहा कि इसके लिए अंतिम नियम बनाने से पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। इस पर क्या खबर निकल कर आ रही है? देखिए, यहाँ पे जो वित्त सचिव ने बातें कही उससे एक बात जो साफ संकेत निकल कर आ रहा है वो ये है कि आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो नियम बनाने जा रही है उसमें दो बातें हो सकती है। पहली बात तो ये कि खास तौर से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर इंसेंटिव दिया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, यानी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो आपको कुछ न कुछ रियायतें दी जाएंगी और वो बैंकों के जरिए रियायतें दी जाएंगी। ये वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ संकेत मिला है और राजीव महर्षि ने कहा भी है कि हम इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं। दूसरी जो बात जो महत्वपूर्ण निकल कर आ रही है वो ये है कि सरकार क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए एक तय रकम से ज्यादा की खरीदारी को क्रेडिट कार्ड से किए जाने के लिए जरूरी कर सकती है। यानी इससे आप ज्यादा रकम खरीद रहे हैं आपको क्रेडिट कार्ड से ही खरीदना पड़ेगा। खासतौर से 5 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल या बड़ी बड़ी शोरूम में अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने जाते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं तो एक तय रकम से ज्यादा की शॉपिंग पर आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। इन दोनों बातों का जिक्र खुद राजीव महर्षि ने की जो वित्त सचिव है, और कहा कि फिलहाल अंतिम निर्णय क्या होगा, नियम क्या होगा, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी आखिर में तय करेगी आखिर उस नियम में क्या क्या बातें शामिल की जाए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है कि कई विदेशों में इस बात की व्यवस्था है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं और उस पॉइंट के आधार पर टैक्स में छूट दी जाती है आपको। तो इस तरह के प्रावधान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। और अब बात आ जाए इकोनॉमी के आंकड़ों की। हालांकि 7.5% जीडीपी ग्रोथ का दावा किया जा रहा है, लेकिन आज आए आंकड़े कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं। इकोनॉमी में अब भी सुस्ती दूर नहीं हुई है। जनवरी महीने के कोर सेक्टर के आंकड़े तो कम से कम इसी तरफ इशारा करते हैं। महीने दर महीने देखें तो जनवरी में 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ 2.4% से कम होकर 1.8% पर आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में भी 1% की कमी आई है। सबसे ज्यादा धक्का लगा है सीमेंट सेक्टर को, जिसकी ग्रोथ करीब 4% से लुढ़कर 0.5% रह गई है। कोल और क्रूड उत्पादन के मोर्चे पर भी निराशा हाथ लगी है। हालांकि फर्टिलाइजर और स्टील सेक्टर की ग्रोथ अच्छी रही है। HSBC का PMI इंडेक्स भी इकोनॉमी में सुस्ती का संकेत दे रहा है। जनवरी में HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI 52.9 से घटकर 51.2% पर आ गया है। इधर फरवरी में ऑटो कंपनियों को भी मायूस किया है। फरवरी में मारुति की पैसेंजर कार बिक्री सिर्फ 7% बढ़ी है और ये 1.16 लाख यूनिट से बढ़कर 1.18 लाख यूनिट हो गई है। घरेलू बिक्री भी 8.2% बढ़कर 1.08 लाख यूनिट हो गई है। टाटा मोटर्स की कुल बिक्री भी 11% बढ़ी है और घरेलू बिक्री बढ़कर 14% हो गई है। बजाज को बिक्री के मोर्चे पर झटका लगा है। फरवरी में कुल बिक्री 22% घट गई है। हीरो मोटोकॉर्प की भी फरवरी में कुल बिक्री 3.9% घटकर 4.84 लाख यूनिट पर पहुंच गई है। और आखिर ये आंकड़े क्या कहते हैं, क्या बिग पिक्चर निकल कर आ रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी। जोशी साहब, अगर हम इन सारे आंकड़ों को एक साथ देखें, PMI अभी देखें हम और कोर सेक्टर ग्रोथ के जो नंबर्स हैं उनको देखें, ऑटो सेल्स मिले जुले, क्या ये जो फोरकास्ट है और काफी ऑप्टिमिस्टिक GDP ग्रोथ की फोरकास्ट है उसके साथ एक ही तस्वीर में बैठते हैं, कैसे जक्सटपोज होते हैं? देखिए, GDP ग्रोथ जो है वो जितनी पहले उम्मीद थी उससे ज्यादा इसलिए आई है क्योंकि मेथोडोलॉजी चेंज कर दी और जब जो कम्युनिकेशन आया है वहां से उसमें ये भी साफ तौर पे बताया कि ये वैल्यू एडिशन का मेजर है, ये आउटपुट का मेजर नहीं है। और जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया या कोर सेक्टर का प्रोडक्शन हो गया, ये आउटपुट मेजर्स है। तो इस आउटपुट के बीच में एक वैल्यू एडिशन कंपोनेंट होता है जिसमें बढ़ावा आया, ये सरकार का मानना है। इस वजह से GDP जो कि वैल्यू एडिशन को मापता है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, पर ओवरऑल आउटपुट जो उसको टॉप लाइन बोलते हैं उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आई। तो इसलिए ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं ये उससे मेल नहीं खाते हैं।
ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और बाकी और दूसरे कई आंकड़े भी जैसे क्रेडिट ग्रोथ वाला भी है, वो भी ये बता रहे हैं कि अभी मंदी अभी बनी हुई है। इसीलिए जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उसमें ये भी मेंशन था कि ग्रोथ चाहे भले ही 8% के करीब हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, पर फिर भी इंडिया को एक सर्जिंग इकोनॉमी नहीं माना जा सकता, ये रिकवरिंग इकोनॉमी है। तो इसलिए जो नए जीडीपी के आंकड़े हैं उनमें उनसे थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो अवश्य है लोगों को, क्योंकि वो उनका तालमेल जो ग्राउंड लेवल पे डेटा है उससे नहीं बन रहा। तो ये थोड़ा वक्त लगेगा रिकंसाइल करने में। राइट। तो जोशी साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है यहाँ पर कि उम्मीद बहुत कुछ की जा रही थी कि वित्त मंत्री ने अपना काम किया और अब बारी है यहाँ पर गवर्नर राजन की, तो ये आंकड़े उन्हें क्या संकेत दे रहे हैं? नहीं, ये तो जो आरबीआई का स्टांस है वो मुझे लगता है कि अभी वो इकोनॉमी को बिलो पोटेंशियल देख रहे हैं, और मुझे ये मानना है क्योंकि महंगाई की दर नीचे है और उनकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा नीचे है, तो अभी कुछ रेट कट और देखे जा सकते हैं। और साथ साथ ये भी ध्यान रखने की बात है जो कि एक आज नया मेमोरेंडम साइन हुआ है गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, नया इन्फ्लेशन टारगेट जिसमें अडॉप्ट किया गया है 2016 के बाद 4% इन्फ्लेशन टारगेट होगा और ±2%। तो उसको अगर हम ध्यान में रखें तो आरबीआई बहुत ज्यादा ईजिंग नहीं करेगा, पर थोड़ी बहुत हमारा मानना तो ये है अभी कि 50 बेसिस पॉइंट रेट इस साल कट सकता है 2015 में। उसके बाद में इस बात पे निर्भर करेगा कि महंगाई की दर कहाँ जाती है, और क्योंकि टारगेट जो है बहुत ही स्टिफ हो गया है अब 4% ±2, वो उसको मेंटेन करने के लिए इन्हें सरकार को खाने पीने की वस्तुओं के दाम में काबू रखना पड़ेगा, और आरबीआई को भी निरंतर चौकन्ना रहना पड़ेगा कि कहीं वो महंगाई की दर बढ़ तो नहीं रही है जो उनकी, यानी दोनों तरफ से काफी चुनौतियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी साहब हमसे बात करने के लिए। और ब्रेक के बाद बताएंगे बजट पर क्या कह रहे हैं मार्केट के दिग्गज, साथ ही देखिए आज के बाजारों का हाल। लगने के बाद इसके अलावा बजट के बाद सीएनबीसी आवाज पर सुलझी टैक्स की उलझने, रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास से एक्सक्लूसिव बातचीत आगे। बजट के बाद टैक्स से जुड़ी उलझनें सुलझ गई हैं। सीएनबीसी आवाज पर रेवेन्यू सेक्रेटरी शक्तिकांता दास ने आम लोगों और टैक्स एक्सपर्ट्स के सवालों का सीधा जवाब दिया। सर्विस टैक्स जो बढ़ाया गया है उसको लेकर लोगों में बड़ी घबराहट की कि हमारी जेब से पैसा ज्यादा जाएगा। क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे जो आपने सर्विस टैक्स बढ़ाया है? जीएसटी के बाद जीएसटी का जो भी रेट होगा 20%, 22%, जो भी जीएसटी का रेट होगा, सर्विस टैक्स का रेट वही बन जाएगा, एक्साइज का रेट भी वही बन जाएगा। तो एक ओवरनाइट मतलब आप 12.36 से उसको 18% या 20% ऐसे नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ताकि जीएसटी में ये जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा, इट्स ए मूवमेंट टुवर्ड्स जीएसटी। एक तो है जो सर्विस प्रोवाइडर है 10 लाख तक जिसका टैक्सेबल मतलब टर्नओवर है वो तो एग्जेम्प्टेड है, वो थ्रेशोल्ड लेवल है, दे आर एग्जेम्प्टेड। आप होटल में अभी भी जब जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, उसमें एक 60% का अबेटमेंट है। मतलब अगर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और 100 रुपए का बिल बन जाता है तो 60 जो रुपया है वो अबेटमेंट में कट जाएगा, बाकी जो 40 रुपया है उसके ऊपर सर्विस टैक्स लागू होगा। तो जो 40 रुपया में सर्विस टैक्स लागू है, एक्चुअली अभी एज इट स्टैंड्स टुडे वो बर्डन 5% बनता है। आप अबेटमेंट के बाद जब कैलकुलेट करेंगे, ये जो 14% लगने के बाद टैक्स बर्डन 5% से बढ़कर 5.6% होगा। तो एडिशनल बर्डन मतलब जितना लग रहा है उतना नहीं होना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नव पांड्या है हमारे साथ, वो एक सवाल पूछना चाहते हैं दास साहब आपसे। अर्नव जी पूछिए। मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपने ऐसा बताया है बजट में कि ये एनपीएस के लिए जो एक 50,000 रुपीज का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो वो एक्चुअली एक्स्ट्रा बेनिफिट है क्योंकि जिस प्रकार से टैक्स लॉस में अमेंडमेंट किया गया है उसमें ये सब सेक्शन के ऊपर एक सेक्शन 80
CCE है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, तो उससे तो बेनिफिट 1.5 लाख तक ही रहता है। तो आपका एक्चुअल प्लानिंग क्या है और क्या ये एडिशनल बेनिफिट है या नहीं? तो क्या दूसरा सेक्शन भी आप बदल देंगे आगे जाते हुए? ये बिल्कुल एडिशनल बेनिफिट है। अभी इस बजट से पहले सिचुएशन क्या था, 80C में जो 1.5 लाख तक 80C में प्रोविजन था जिसमें छूट मिलती थी, उसमें अप टू 1 लाख आप NPS में लगा सकते थे एंड यू कुड गेट द डिडक्शन उसमें मिलता था। तो वो जो डिडक्शन है, हमने 1 लाख का जो सीलिंग था NPS के लिए उसको हमने हटा दिया। 80C का जो लिमिट है 1.5 लाख तक, अभी NPS में भी आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें आपको फुल जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा। उस 1.5 लाख के ऊपर ओवर एंड अबव वो जो 1.5 लाख से जो एक्स्ट्रा 50,000 की गवर्नमेंट ने, वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है बजट में, उसमें 80CCD एग्जम्पशन, जो 80CCD जो डिडक्शन है वो बिल्कुल मिलेगा NPS स्कीम के लिए। हमारे एक एक्सपर्ट हैं दिल्ली से, टैक्स एक्सपर्ट अमिताभ सिंह साहब, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। लोगों को क्यूरियोसिटी भी है और ये भी जानना चाहते हैं कि ब्लैक मनी पर सरकार का क्या इरादा है। अमिताभ जी पूछिए अपना सवाल सीधे दास साहब से। मेरा सवाल ब्लैक मनी को लेके ये है कि सारा ध्यान हमारा विदेशों में रखा ब्लैक मनी पर है। इस देश के ब्लैक मनी का क्या है जो रोज उसकी उत्पत्ति हो रही है? क्या हमारा आज का जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, टैक्स कलेक्शन का, इन्फोर्समेंट का, इंटेलिजेंस का, क्या वो इस काबिल है कि उस रोजमर्रा की ब्लैक मनी जनरेशन को रोक सके, उस पर अंकुश डाल सके? देखिए, देश के अंदर जो ब्लैक मनी है उसके बारे में काफी सारे स्टेप्स हम ले चुके हैं। जो कानून है अभी देश के अंदर ब्लैक मनी के बारे में, देश के अंदर डोमेस्टिक ब्लैक मनी के बारे में वो जो कानून है वो बिल्कुल सही है। कानून में कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन होनी है और वो इम्प्लीमेंटेशन हम बिल्कुल उसको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में काफी स्टेप्स ले रहे हैं। इस बजट में भी कुछ सारे स्टेप्स वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है, जैसे कि कोई भी आप बाइंग और सेलिंग कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, किसी भी चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं तो 1 लाख या उसके ऊपर हो तो पैन नंबर फर्निश करना पड़ेगा, वो एक अनाउंस किया हुआ है। दूसरा ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आप या कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20,000 कैश में आप दे सकते हैं एडवांस। उसके ऊपर अगर एडवांस देनी है तो आपको चेक में देना पड़ेगा। और इस टाइप के कई सारे हम जो स्टेप्स है वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है, प्लस वो जो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टीज प्रोहिबिशन बिल, जो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन बिल जो वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है, इसी क्षेत्र में पार्लियामेंट का वो इंट्रोड्यूस करके इसी क्षेत्र में पास करने की कोशिश रहेगा अगर सरकार का। तो देश के अंदर जो ब्लैक मनी है, सेवरल वेरियस फ्रंट्स में हम एक्शन लेते जा रहे हैं। और इस साल का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो इस साल का अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ हमने जो है मतलब वो इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड सोर्स जनरेट करके हम उसके ऊपर जो रेड्स किए हैं। और प्रोसिक्यूशंस भी अगर आप देखेंगे इस साल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशंस हम लोगों ने ब्लैक मनी, डोमेस्टिक ब्लैक मनी के बारे में हमने प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया हुआ है। कई सारे इंटेलिजेंट स्टेप्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइड करते हैं कुछ लोग, उसके ऊपर भी काफी इंटेलिजेंटली डाटा गैदरिंग हो रहा है, पिछले 6 महीने से हो रहा है। अब उसके ऊपर एक एक करके कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं जी। सो फर्दर क्या क्या कर रहे हैं तो अभी कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। फॉरेन ब्लैक मनी में इसीलिए नया कानून ला रहे हैं कि हमको ये लगा कि कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ लूपहोल्स है। बजट के बाद आज बाजार के दिग्गजों का आवाज पर जमावड़ा लगा। मार्केट के धुरंधरों ने बाजार की चाल के बारे में बताया। सभी ने एक सुर में कहा कि बजट से बाजार को नई दिशा मिलेगी और बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। ये मार्केट के लिए भी अच्छा है, लेकिन उस मार्केट में कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है और कुछ सेक्टर्स के लिए थोड़ा नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि ब्लैक मनी को हम टारगेट कर रहे हैं अग्रेसिवली, सो अग्रेसिवली कि वो पनिशमेंट भी इतनी 10 साल की अग्रेसिव आती है, तो उसके बाद उसका नुकसान किस किस को होगा। ये तो नहीं हो सकता कि ब्लैक मनी चला गया सब बड़े खुश होकर चले गए। वो ब्लैक मनी अभी कहीं यूज होता है, तो वो यूज होता है मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा, और उसके बाद गोल्ड में बहुत ज्यादा, एंड मे बी देन लिटिल बिट कंजम्पशन। तो रियल एस्टेट एंड गोल्ड वाले
स्टॉक्स का क्या होगा, वो भी अब बड़े, रियल एस्टेट, गोल्ड तो इतना बड़ा नहीं है, बट रियल एस्टेट का सेक्टर तो बहुत बड़ा सेक्टर है। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट की प्राइसेस 20-30% या गिर जाएंगी या ओवर टाइम वो इतनी 5 साल नहीं बढ़ेंगी, जिसका इक्विवेलेंट इफेक्ट यही होगा कि वो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस हो गई है। तो ये सब चीजों का मेरा मतलब है, विच आई एंजॉय। 4 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी लग रही है। एक तो है इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थीम काफी स्ट्रांग हो रही है। दूसरा है प्राइवेट बैंक्स, और पर्टिकुलरली एसओई बैंक्स की तुलना में प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तीसरा है कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी अर्बन कंजम्पशन। तो जो अर्बन कंज्यूमर है, मेरे हिसाब से उनकी वापसी होगी अगले 6-8 महीनों में, तो अर्बन कंजम्पशन स्टोरीज अच्छी होनी चाहिए। और चौथा है नॉन इंडिया रिलेटेड, लेकिन ग्लोबली क्योंकि थोड़ा सा रिफ्लेशन आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी अच्छा काम करेगा। इसका मतलब है कि ग्रोथ 1 अप्रैल के बाद से अच्छी बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी कंस्ट्रक्टिव बजट था और मैं काफी खुश हूं। और हमारे खास प्रोग्राम आवाज निवेश पाठशाला बजट स्पेशल में भी बाजार के महारथी जुटे और बाजार के आगे के रोड मैप के बारे में उन्होंने बात की। बाजार के दिग्गजों को आगे कितनी तेजी की उम्मीद है और किन सेक्टर्स में रहेगी रौनक, आइए सुनते हैं। हमारे रेट जो 8%, 7.8% है, वो घट के 3-4% पे आ जाएंगे अगले 2 साल में। इसके चलते ही ये मार्केट 50% ऊपर जाएगा। 2002 से 2008 के बीच में अर्निंग्स 3 गुना हुई थी। ऐसे हालात अभी डेवलप हो रहे हैं कि 2014 से 2020 में भी अर्निंग 3 गुना हो सकती है। तभी बाजार 6 गुना हुआ था। जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें सिर्फ बायर्स हैं, सेलर्स कोई है ही नहीं। और ऐसे हालात में जहां फंडामेंटल जो बाहर के मॉनेटरी पॉलिसी और जो यहाँ का भी जो जब पैसा लगना शुरू होता है, तो ये P15 ऊपर है कि 25 ऊपर है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। जो अर्निंग्स ग्रोथ है कॉर्पोरेट की, वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से शायद ज्यादा हो जाए। FY16 की अर्निंग्स ग्रोथ प्रोबेबली 12 से 15% होगी और FY17 के शायद 22% से ज्यादा होगी। तो आप खाली अर्निंग्स ग्रोथ को देखो 2 साल के लिए, तो लेट्स से 13 और 22 करके तो ऑलमोस्ट 35% हो गई। था कंपनियों की कमाई के लिहाज से वो बीत गया, अब अच्छा ही होना है। प्रिसाइजली। और अगर बुरे समय में भी हम 29-30 हजार पर सेंसेक्स में, तो अच्छे समय में कहाँ होंगे? सर मतलब अपनी इमेजिनेशन छोटी पड़ेगी। इधर बाजार ने आज तेजी की हैट्रिक लगा ली है और उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स करीब 100 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 8,950 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों ने बाजार को सहारा दिया और मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। आईटीसी में बजट के बाद लगातार दूसरे सेशन में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का शेयर करीब 5% टूट गया। इसके साथ ही ऑटो बिक्री कमजोर रहने से ऑटो शेयरों की भी पिटाई हुई। और आगे खास चर्चा करेंगे वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से। पूछेंगे क्या है बजट पर उनकी राय, ब्रेक के बाद। और बाजार के तमाम जानकार और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों को वित्त मंत्री का बजट बेहद पसंद आ रहा है और वो इस बजट को इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए फायदेमंद भी बता रहे हैं। हालांकि सीएनबीसी आवाज ने वित्त मंत्रालय की कमान संभाल चुके पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा से भी बात की। क्या ये बजट मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, इस बारे में उनकी क्या राय है, आइए सुनते हैं। सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी इस बजट में, वो थी कि हम इन्वेस्टमेंट साइकिल जो रुक गया है उसको फिर से कैसे चालू करें। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व था और उस महत्व को देखते हुए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ इस बजट में किया है। और मैं मानता हूं कि इस बजट को अगर संपूर्णता में देखा जाए तो इसका सेंटर पीस जो है, केंद्र बिंदु जो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जब होगा तो मेक इन इंडिया ऑटोमेटिकली सफल हो जाएगा। मेक इन इंडिया के लिए अलग से प्रावधान भी किया गया है और मुझे लगता है कि जब अर्थव्यवस्था में
चौतरफा सुधार होगा तो मेक इन इंडिया बहुत एक सफल कार्यक्रम बन जाएगा। तो इसलिए मेक इन इंडिया के लिए जो परिस्थितियां चाहिए, मेक इन इंडिया के लिए जो पूंजी निवेश चाहिए, उसका इंतजाम इस बजट में किया गया है और इसलिए मेक इन इंडिया को छोड़ दिया गया पीछे, ऐसी बात नहीं है। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट में जो बदलाव किए गए हैं उस बारे में उनकी क्या राय है, ये भी आपको सुनाते हैं। मुझे चिंता है इस बात की कि जो सरकार आती है वो FRBM एक्ट जो है उसमें संशोधन कर देती है फाइनेंस बिल के माध्यम से और उसके बाद टारगेट आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरी चीज के ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए और अगर उस एक्ट को निरस्त करने की जरूरत है तो उसको निरस्त कर दिया जाए, लेकिन एक्ट आज के दिन है और उस एक्ट के साथ जिस तरह हम व्यवहार कर रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ब्लैक मनी पर बजट में बहुत जोर रहा है। एक तरफ तो सरकार नए कानून बना रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों को काले धन के खुलासे के लिए 6 महीने तक का समय भी दे रही है। इस पर भी क्या बताया और क्या कहा यशवंत सिन्हा ने, आइए सुनते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं क्योंकि वो विंडो तो है ना, अभी कानून नहीं है, कानून बनाने में वक्त लगेगा। इसी बीच में अगर कोई अपना ब्लैक मनी डिक्लेयर कर देता है और आज के इनकम टैक्स के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है तो आप इसको एमनेस्टी स्कीम नहीं कह सकते हैं। एमनेस्टी स्कीम उस समय होता जब उनको माफी दी जाती, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो आज के कानून के अनुसार उनके साथ कार्रवाई की जाएगी और सरकार ने स्वयं कहा है कि यह एमनेस्टी स्कीम नहीं है। जी, तो यहाँ पर विपिन काफी इंटरेस्टिंग है जिस तरह यशवंत सिन्हा जी ने एक बहुत ही फ्रैंक और बेबाक और कुछ हद तक क्रिटिकल राय भी रखी है, हालांकि उनके ही पार्टी की सरकार की तरफ से बजट आया है। जी हाँ, बिल्कुल, तो उस हिसाब से राय काफी मायने भी रखेगी अपने आप में। बहरहाल यह वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि रेल बजट के बाद ऐलानों पर एक्शन हो गया है शुरू। और 11 साल बाद BCCI में हुई जगमोहन डालमिया की वापसी, एक वोट की मेजॉरिटी से चुने गए नए अध्यक्ष। इधर रेल बजट में ऐलान की गई योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। CNBC आवास को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वर्धा से नागपुर लाइन की तीसरी लाइन के कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को देने की तैयारी शुरू हो गई है। यह लाइन BOT यानी बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत बनेगी। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, वर्धा नागपुर लाइन पर अब BOT एग्रीमेंट के तहत काम देने की या टेंडर देने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो गई, तो किस तरीके से होगा यह सब कुछ? जो बिल्कुल BOT के तहत पहले प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। वर्धा से नागपुर थर्ड लाइन बनाने के लिए BOT मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। खासतौर पर ये जो पूरा रेल लाइन है ये 70 किलोमीटर है और रेलवे की तरफ से जो अनुमानित खर्च इस प्रोजेक्ट पर लगाया गया है वो 300 करोड़ रुपए का लगाया गया है। लेकिन मार्केट के लिहाज से, प्राइवेट प्लेयर्स के लिहाज से प्रोजेक्ट कितना वाइबल साबित होगा इसका जायजा लिया जाए। इसके लिए जल्द ही रेलवे फाइनेंशियल कंसल्टेंट नियुक्त करेगा। इसके लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अगले 3 हफ्ते तक फाइनेंशियल कंसल्टेंट नियुक्त होने की संभावना जताई जा रही है और उसके बाद फिर RFQ तैयार करके आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। हमें जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक BOT में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे निजी निवेश को खींचा जा सके, जिसमें जो प्रमुख है वो अगर खासतौर पर देखें तो BOT में रेल मंत्रालय की तरफ से जो वर्धा और नागपुर के बीच में थर्ड लाइन बनाई जाएगी उस पर 80% ट्रैफिक की गारंटी दी जाएगी और साथ ही साथ इस पूरे जो लाइन से जो रेवेन्यू रेलवे को मिलेगा उसमें बराबर की हिस्सेदारी उस कंपनी की होगी जो इसको बनाएगा और अगले 15 से 20 साल तक मेंटेन भी करेगा। एग्रीमेंट की जहां तक बात करें जो BOT के तहत वर्धा से नागपुर थर्ड लाइन के लिए होगा वो 15 से 20 साल का होगा और उसके इस 15 से 20 साल में ही जो कंपनी इसे बनाएगी वही इसको मेंटेन भी करेगी और एग्रीमेंट पूरा होने के बाद इसको जो है दोबारा रेलवे को सौंप दिया जाएगा। रेल मंत्रालय के सोर्सेज का ये कहना है कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी एक कहा जाए कि छोटा लेकिन बहुत अहम प्रोजेक्ट है, इसमें 300 करोड़ रुपए का निवेश चाहिए और रेलवे को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के लिए न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी खींचेंगे।
जी शुक्रिया दीपाली। और रेडियो टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी ओला कैब्स ने अपनी कंपेटिटर टैक्सी फॉर श्योर को खरीद लिया है। दोनों कंपनियों के बीच ये करार $20 करोड़ यानी 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा में हुआ है। ये सौदा कैश और इक्विटी में हुआ है। इस डील के बाद भी टैक्सी फॉर श्योर अलग कंपनी के तौर पर काम करती रहेगी। टैक्सी फॉर श्योर के साथ 47 शहरों में करीब 15,000 टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं। दोनों ब्रांड्स इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू करेंगे। ओला भी जो ऑपरेशन एज यूजुअल था वो करेगा, टैक्सी फॉर श्योर भी अपना ऑपरेशन एज यूजुअल करेगा और एक्सपेंशन भी एज अ कंबाइंड एंटिटी हम करेंगे। बहुत अग्रेसिव प्लान्स हैं हमारे गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑलरेडी ओला इज इन अराउंड 80 सिटीज। तो वी विल कंटिन्यू टू शहर जोड़ते रहेंगे और डीपर जाते रहेंगे उन एग्जिस्टिंग शहरों में। हमें बहुत ज्यादा स्कोप दिखता है टियर 2 टियर 3 में एक्सपेंशन में, क्योंकि छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता है, पर छोटे शहरों में बहुत ही डेंस पॉपुलेशन भी होती है एंड मोबिलिटी सबकी जरूरत है। मोबिलिटी इज अ यूटिलिटी, सबको चाहिए कि शहर में इधर से उधर जाना है। एंड अभी तक हमने जो टियर 2 टियर 3 में एक्सपैंड किया है बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट रहे हैं एंड बहुत बड़ा फोकस रहेगा हमारा इनटू गोइंग डीपर इनटू टियर 2 टियर 3 सिटीज। इस साल का हमारा टारगेट है 200 शहर में जाना। और ब्रेक के बाद बात करेंगे डालमिया की। 11 साल के बाद उनकी हुई है क्रिकेट में बीसीसीआई में वापसी। तो क्या असर पड़ेगा इसका पूरे बोर्ड पर? बात करेंगे जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन से इस ब्रेक के बाद। सरकार मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसे लेकर आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच 20 फरवरी को समझौता भी हो गया है। इस समझौते की डिटेल्स लेते हैं अब हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, मॉनेटरी पॉलिसी में कौन सी नई व्यवस्था लागू होने वाली है? ये जो समझौता हुआ है वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच, उसके बाद अब नियम तय हो गए हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं आरबीआई को टारगेट दे दिया गया है। ये कहा गया है कि आरबीआई की पहली जिम्मेदारी है महंगाई को काबू में रखना, और जो टारगेट दिया गया है जनवरी 2016 तक के लिए, जो आरबीआई गवर्नर भी कह रहे हैं काफी वक्त से, 6% का टारगेट है, उसके नीचे रखना होगा। और उसके बाद यानी वित्त वर्ष 2017 जो अप्रैल 2016 से ही शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट 3 महीने बाद इस तारीख के, तो वहां से लेकर के आगे हर साल के लिए 4% का टारगेट है और उसमें +2 -2 की एक रेंज है, यानी 2 से 6% के बीच। अगर सीपीआई महंगाई दर 3 तिमाहियों तक, 3 क्वार्टर्स तक 6% से ऊपर रहती है तो आरबीआई को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्या कर रहे हैं और कब तक वापस से इस दायरे के अंदर ले आएंगे महंगाई को। बाय द वे, अगर 2% के नीचे चली जाए तो भी इसी तरह का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर सब कुछ सामान्य रहता है तो भी हर साल आरबीआई उस साल के लिए एक रेंज या टारगेट अलग से तय करेगा इसी 2 से 6% के दायरे के बीच में, और हर 6 महीने में एक रिपोर्ट निकालकर एक तरीके से अपडेट देता रहेगा। तो ये सारी चीजें जो कि उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट में भी थी, उनको अब अमल में लाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि काम आधा ही हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो बजट भाषण में भी वित्त मंत्री ने कहा था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी इस पूरे समझौते में नादाराद है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो ऐसा लगता है जो आरबीआई पे करीब से नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि शायद आरबीआई और सरकार के बीच इस पे अभी तक एक आम राय नहीं बन पाई है। जी, और कुछ ऐसा ही जो आम राय की कमी है वो एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट, यानी सरकार के जो बोरोइंग होती है जो अभी तक आरबीआई करती है, उसकी जगह पे एक डेट मैनेजमेंट ऑफिस, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो बात है, आरबीआई से ये काम लेने की बात है, वहां पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि अभी आरबीआई के साथ सहमति नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है और सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में इसका सॉल्यूशन जरूर निकलता हुआ दिखाई देगा। सरकार और आरबीआई के बीच में किस तरीके से समन्वय आता है, ये देखने की बात होगी। इधर एक और बड़ी खबर, करीब 1 दशक तक बीसीसीआई की राजनीति में हाशिए पर रहने के बाद जगमोहन डालमिया की एक बार फिर बीसीसीआई के मुखिया के तौर पर वापसी हुई है। वहीं हिमाचल से बीजेपी के युवा सांसद अनुराग ठाकुर को एक वोट से सचिव पद के लिए चुन लिया गया है।
बीसीसीआई में 11 साल बाद एक बार फिर से डालमिया राज हो गया है। चेन्नई में बीसीसीआई की सालाना बैठक में जगमोहन डालमिया को निर्विरोध बीसीसीआई अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं बीसीसीआई का दूसरा सबसे ताकतवर पद यानी सचिव पद पर अनुराग ठाकुर ने बाजी मार ली। उन्होंने श्रीनिवासन के गुट के संजय पटेल को 1 वोट से हरा दिया। इसी के साथ बीसीसीआई में श्रीनिवासन युग का अंत माना जा रहा है। वहीं अनिरुद्ध चौधरी ने राजीव शुक्ला को हराकर कोषाध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। मुझे बहुत खुशी है कि अनुराग ठाकुर जो एक खुद बहुत बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं, अब बीसीसीआई के नए सचिव बने। It was a good election and Mr. Jagmohan Dalmia has been elected as the president. Mr. Anurag Thakur is the secretary. I've been elected as the treasurer. Mr. Amitabh Chaudhary as the joint secretary. जी, और जगमोहन डालमिया की वापसी और बीसीसीआई में हुए इस उलटफेर पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ है देश के जाने माने क्रिकेट जर्नलिस्ट अयाज मेमन। मेमन साहब, स्वागत है आपका। बीसीसीआई के इस नए चेहरे पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत अहम बदलाव आया है वहां पर। क्या होगा आगे सस्पेंस स्टोरी है, क्योंकि हालांकि कंसेंसस प्रेसिडेंट निकल के आए हैं जगमोहन डालमिया, लेकिन बड़ा चुनाव जो हुआ है मेरे ख्याल से वो हुआ है सेक्रेटरी के लिए। अनुराग ठाकुर जो पहले श्रीनिवासन कैंप में ऐसा माने जाते थे, अब शरद पवार की कैंप में माइग्रेट किया था और वो जीत गए हैं। और जिस तरह से स्ट्रक्चर है बीसीसीआई का, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज जो है वो है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। ट्रेजरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो श्रीनिवासन के कैंप के हैं, अनिरुद्ध चौधरी, लेकिन उनका खास काम यही है कि चेक्स पे आप साइन करें और अकाउंट्स देखें। जो मेन फंक्शनिंग बोर्ड का है वो जगमोहन डालमिया और अनुराग ठाकुर देखेंगे। और अनुराग ठाकुर अब पवार के कैंप में हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक डिवीजन डाउन द मिडिल बीच में हो गई है। और आगे यहाँ पर खींचा यानी एक दूसरे की तरफ या टग ऑफ वॉर होता है कि साथ में बन के चलते, ये देखने वाली बात है। जी, शुक्रिया मेमन साहब हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे नए सैमसंग फोन की। आईफोन 6 को टक्कर देने के लिए है तैयारी। कैसा ये सैमसंग 6, देखिए रिपोर्ट सीधे बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से इस ब्रेक के बाद। और आज विपिन हर जगह धूम है सैमसंग के नए फोन की, क्योंकि बताया जा रहा है कि आईफोन 6 को टक्कर देने की तैयारी है। S6 से आज पर्दा उठा है। हाँ जी, और ये पर्दा उठा है थोड़ा दूर दराज यानी बार्सिलोना में, स्पेन की राजधानी में, जहां पर हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग पहुंचे हुए हैं और वहां पर चल रही है वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस, जहां पर ये पूरा इवेंट हो रहा है। तो आइए हम आपको सीधे वहां लिए चलते हैं और बताते हैं कि क्या क्लासिक है इन फोन्स में। सैमसंग ने आज अपनी गैलेक्सी S सीरीज के लेटेस्ट स्मार्टफोन पर से पर्दा उठाया। ये है सैमसंग गैलेक्सी S6 और ये है सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge। ये दोनों फोन फीचर्स के मामले में लगभग एक जैसे हैं। फर्क है तो ये कि गैलेक्सी S6 Edge में स्क्रीन की दोनों तरफ कर्व्ड स्क्रीन दी गई है। सैमसंग ने इस बार अपनी बदनाम प्लास्टिक के डिजाइन को छोड़कर फुल मेटल एंड ग्लास डिजाइन को अपनाया है, जिसके कारण सैमसंग की ये दोनों ही नए फोन देखने के मामले में बेहद खूबसूरत लगते हैं। 5.1 इंच के QHD सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाले इन दोनों ही फोन्स में सैमसंग के एक्सिनोस ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 3 GB रैम के साथ दिया गया है। एंड्रॉयड लॉलीपॉप पर चलने वाले इस फोन में 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। बाकी फीचर्स के अलावा सैमसंग ने इस बार अपने इन स्मार्टफोन्स में सैमसंग पे नाम की नई सर्विस जोड़ी है, जो सैमसंग का अपना खुद का मोबाइल पेमेंट गेटवे होगा। NFC टेक्नोलॉजी की मदद से चलने वाले इस फीचर की मदद से मोबाइल फोन को किसी डेबिट क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। सैमसंग के ये दोनों ही फोन 10 अप्रैल से बाजार में बिकने शुरू हो जाएंगे। सैमसंग के अलावा MWC शुरू होने से पहले मशहूर ताइवानीज कंपनी STC ने भी अपने नए स्मार्टफोन पर से पर्दा उठा दिया। दिस इज M9। अगर लुक्स वाइज देखा जाए
तो काफी दिखने में खूबसूरत है HTC One M9, बिकॉज इसमें ये डुअल मेटल बॉडी फिनिश दी गई है, जैसे कि यहाँ पे रोज गोल्ड और पीछे सिल्वर की फिनिश दी है। दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है ये फोन। HTC ने One M9 के अंदर 64 बिट प्रोसेसिंग वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। HTC Qualcomm Snapdragon 810 प्रोसेसर है इसके अंदर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर 3 GB रैम के साथ, जिससे फोन बहुत फास्ट प्रोसेसिंग कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर 20 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और फ्रंट में सेल्फीज लेने के लिए इसमें अल्ट्रा पिक्सल कैमरा दिया गया। अब इसके बात करें ये लॉन्च कब तक होगा, तो HTC One M9 मिड मार्च तक ग्लोबली लॉन्च होने की उम्मीद है, यानी कि बस 15-20 दिनों में ये आपके हाथों में हो सकता है। प्राइसिंग के बारे में अभी कुछ भी ऐलान नहीं किया गया है, पर अगर आप एक अच्छे परफॉर्मेंस वाला और गुड लुकिंग फोन खरीदना चाहते हैं, मुझे लगता है HTC One M9 काफी अच्छी बाय हो सकता है। अभिषेक तेलंग, बार्सिलोना, स्पेन। यहाँ पर अभिषेक बता रहे हैं कि दोनों फोन काफी अच्छे हैं और काफी सारे फीचर्स हैं। बहरहाल लेकिन अभिषेक से हमारी रिक्वेस्ट होगी लेके आए, लेकिन वो लेकर आएंगे। बात की बात है, मैं भूल सुधार कर लूं जाने से पहले कि स्पेन की राजधानी को मैंने कहा बार्सिलोना, वो है मैड्रिड। लेकिन मोबाइल के वर्ल्ड की राजधानी इस समय बार्सिलोना में ही है और हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे अभिषेक की रिपोर्ट्स वहां से। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आवाज 9 में नमस्कार।